नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद ही रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं जो है एवोल्यूशन। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस आखिर इस पृथ्वी पर कहां से आए? और अगर इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं तो सभी बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? इन्हीं जैसे कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें आज इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। अगर आपको यह विषय रोमांचक लगता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आराम से आप अपनी कुर्सी पे बैठ जाइए और जानने के लिए तैयार हो जाइए कि आखिर पृथ्वी पर जीवन कैसे और क्यों आया। आज से 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी एक उबलता हुआ ग्रह थी, तब पृथ्वी पर आग, लावा और बिजली की गूंज के साथ थी तो बस केवल और केवल अराजकता। लेकिन इस उबाल में छुपा था जीवन का पहला फॉर्मूला। जी हाँ, 1953 में मिलर और यूरे ने प्रयोग करके दिखाया था कि हम बिजली और प्रारंभिक वातावरण जिसमें मीथेन, अमोनिया और पानी मौजूद था, इन्हें मिलाकर हम एक अमीनो एसिड जैसे जीव के बिल्डिंग्स ब्लॉक्स बना सकते हैं। और यह वह प्रीबायोटिक सूप था जिससे 3.8 अरब साल पहले इतिहास की सबसे पहली कोशिका, जिसे हमने लूका नाम दिया है, बनी थी, जिसका अर्थ होता है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। जी हाँ, लूका पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव और पेड़ पौधों की कॉमन एंसेस्टर्स है और यहीं से शुरू होती है एक चेन रिएक्शन जो आप तक पहुंची। किंतु यह सिर्फ एक पहला स्टेप था। आज से 3.5 अरब साल पहले जब 2 अजनबी कोशिकाएं मिली और उन्होंने एक डील की जिसने जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया के अंदर घर बना लिया और बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। यही वह पल था जब जीवन ने एनर्जी का राज पकड़ा। आज भी आपकी हर एक कोशिका में यह प्राचीन बैक्टीरिया मौजूद है, किंतु अभी भी ये सब प्रक्रिया पानी के अंदर ही चल रही है। और अब हम जानेंगे कि कैसे जीवन पृथ्वी की जमीन पर आता है। जीवन का पृथ्वी की सतह पर आने के लिए सबसे अहम चीज थी वो है सही तापमान और सही वातावरण। आज से 2.5 से 3.5 अरब साल पहले शुरू हुआ एक ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट जिसमें साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, इन सूक्ष्म जीवों ने प्रकाश संश्लेषण कर पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया। इसका परिणाम यह हुआ कि वे सभी जीव जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते थे, वे धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। परंतु अच्छी बात तो यह थी कि यह उन जीवों के लिए एक सुनहरा मौका था जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते थे। इसके बाद 600 मिलियन साल पहले समुद्र में मछलियों जैसे वर्टिब्रेट जीव विकसित हुए और ये धीरे धीरे अधिक जटिल बनते गए। फिर 375 मिलियन साल पहले कुछ उभयचर यानी एम्फीबियंस थे जिन्होंने जमीन पर पहला कदम रखा और इन उभयचरों ने जमीन और पानी दोनों स्थानों पर जीवित रह सकते थे, जैसे मेढक और सैलमैंडर। उसके बाद एवोल्यूशन का क्रम आगे बढ़ा और आज से 332 मिलियन साल पहले कुछ उभयचर पानी को छोड़कर पूरी तरह से जमीन पर रहना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ उनके शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जिनसे वे इवॉल्व होकर बड़े से रेप्टाइल्स में बदल जाते हैं, जिन्हें हम आज डायनासोर्स कहते हैं। और यहाँ से शुरू होता है डायनासोर्स का सुनहरा युग जो लगभग 16 करोड़ वर्षों तक चला। इसके बाद क्रिटेशियस काल के अंत में जब मैक्सिको की खाड़ी में 10 किलोमीटर चौड़े एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है और इससे फैली आग, सुनामी और न्यूक्लियर विंटर्स ने पृथ्वी पर 75% जीवन को नष्ट कर दिया। इस महाविनाशकारी विध्वंस के बाद बचे तो केवल छोटे जीव, वे जीव जो डायनासोर्स के डर से जमीन के नीचे रहा करते थे। क्योंकि ये जीव छोटे थे और ये कम भोजन में भी सरवाइव कर सकते थे, इन्होंने एवोल्यूशन के अगले चरण में अपना योगदान दिया। जी हाँ, ये थे स्तनधारी जीव यानी मैमल्स, जो कि अब डायनासोर्स के पृथ्वी पर ना होने की वजह से पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा फैलाते चले गए। मैमल्स की अनेक प्रजातियां विकसित हुई और इन्होंने पूरी पृथ्वी पर रेप्टाइल्स की जगह फैल गई और इस तरह डायनासोर्स का अंत होता है और मैमल्स का इस धरती पर राज कायम होता है। अब जब पृथ्वी पर मैमल्स का राज है तो यहाँ भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम लागू होता है।
इस नियम का अर्थ यह नहीं है कि जो जीव सबसे ताकतवर है वो ही केवल जीवित रहेगा, बल्कि यह है कि जो जीव अपने वातावरण के अनुकूल खुद को ढाल लेगा वही जीव ही आगे जीवित रह सकेगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जीवन कभी भी लीनियर फॉर्म में गति नहीं करता है। उदाहरण के लिए मान ले कि एक जीव है जो मरे हुए जीवों को खाता है, किंतु यदि यह प्रजाति अगर विलुप्त हो जाती है तो प्रकृति संतुलन बनाए रखने के लिए इस जीव के स्थान पर अन्य जीव को भेज देगी ताकि अन्य जीवों में बीमारियां न फैल जाएं। और अब रही हमारी बात, तो मानव विकास की कहानी आज से 60 लाख साल पहले शुरू होती है, जब हमारे और चिंपैंजी के पूर्वज अलग हुए और धीरे धीरे लाखों वर्षों में एवोल्यूशन का चरण आगे बढ़ा और सामने आई ये प्रजातियां जिनमें होमो जीन्स पाया जाता था। और जैसा कि हमने कहा कि एवोल्यूशन कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है, यह एक पेड़ की शाखाओं के समान है जहाँ कई प्रजातियां समांतर रूप से विकसित होती हैं। इसी क्रम में मानव की भी कई अलग अलग प्रजातियां इस धरती पर रही, किंतु वे अपने वातावरण के अनुकूल स्वयं को नहीं ढाल पाए और विलुप्त हो गए। हम आधुनिक मानव जो होमो सेपियंस प्रजाति से आते हैं, हमारे अलावा वे सभी प्रजातियां जो पृथ्वी पर रही थी उनमें से कुछ के अवशेष वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाले हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है होमो हैबिलिस का, जो पृथ्वी पर आज से 2.8 मिलियन साल से लगाकर 1.5 मिलियन साल तक जीवित रहे थे और इनके मस्तिष्क की क्षमता लगभग 600 सीसी थी, जो आधुनिक मानव के दिमाग का 35% है। दूसरे स्थान पर आते हैं होमो एडोल्फिनेसिस, जो लगभग 2.5 मिलियन साल से लगाकर 1.8 मिलियन सालों तक पृथ्वी पर रहे। ये होमो हैबिलिस के समकालीन ही थे, लेकिन इनका मस्तिष्क लगभग 750 सेंटीमीटर क्यूबिक था और इनके चेहरे की संरचना भी भिन्न थी। वैज्ञानिकों को इनके अवशेष केन्या के ओबीफेरा नामक स्थान पर मिले हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर आते हैं होमो एर्गास्टर। ये पृथ्वी पर 1.9 मिलियन साल से लगाकर 1.4 मिलियन साल पहले रहा करते थे। साथ ही ये अफ्रीका में विकसित हुए और इन्हें होमो इरेक्टस के पूर्वज भी माना जाता है। वैज्ञानिकों को इनके अवशेष टरकाना बाथ, जो कि केन्या में है, वहां मिले थे। फिर चौथे स्थान पर आते हैं होमो इरेक्टस, जो लगभग 1.9 मिलियन साल से लगाकर 1,10,000 साल पहले रहा करते थे। साथ ही ये सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रहने वाली मानव प्रजाति में से एक है, जो कि लगभग 20 लाख सालों तक अस्तित्व में रही थी। होमो इरेक्टस ने आग को नियंत्रित व उपयोग करना आज से 1.5 मिलियन साल पहले ही सीख लिया था। साथ ही इन्होंने पूरे विश्व में भी प्रसार किया, जिसका पता हमें इंडोनेशिया के जावा मैन और चीन के पेकिंग मैन के अवशेषों से चलता है। इसके बाद पांचवें स्थान पर आते हैं होमो हिल्डरबर्गनेस, जो लगभग 7 लाख वर्षों से लगाकर 2 लाख वर्ष पहले जीवित रहे थे। ये प्रजाति अफ्रीका और यूरोप में फैली थी और ये होमो सेपियंस और निएंडरथाल्स के साझा पूर्वज भी माने जाते हैं। इनके मस्तिष्क की क्षमता लगभग 1200 सेंटीमीटर क्यूब थी, जो कि आधुनिक मानव के करीब है। इनके अवशेष स्पेन के अटापुएर्का गुफाओं में मिले थे। फिर छठे स्थान पर आते हैं होमो निएंडरथाल्स, जो लगभग आज से 4 लाख वर्षों से लगाकर 40,000 वर्ष पूर्व जीवित रहे थे, जो कि बेहद ही नजदीक है। ये यूरोप और पश्चिम एशिया में पाए जाते थे और ये शारीरिक रूप से मजबूत भी थे। साथ ही ये गुफाओं में रहते थे और इनकी चौड़ी नाक, भारी भौहें और अधिक मांस वाला शरीर रहा था, जो ठंडे यूरोप के वातावरण के बिल्कुल अनुकूल था। ये गुफा चित्रकारी भी किया करते थे और अपने औजार भी खुद ही बनाया करते थे। और इनके जीन्स का प्रभाव अगर हम अफ्रीकी मनुष्यों को छोड़ दें तो आधुनिक मानव में लगभग 1 से 4% तक निएंडरथाल्स के जीन्स मौजूद हैं। पर आखिर इनकी विलुप्ति का कारण क्या था? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोप में आज से कई हजार सालों पहले बेहद ही ठंडा माहौल था, जिस कारण वातावरण इनके अनुकूल न होने के कारण ये प्रजाति भी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। फिर सातवें स्थान पर आते हैं डेनिसोवान्स, जो आज से लगभग 5 लाख वर्षों से लगाकर अभी यानी पिछले 30,000 वर्षों तक जीवित रहे थे। इस प्रजाति की सबसे अहम बात यह रही है कि इनका 5% डीएनए वर्तमान के मेलिनेशियाई और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों में पाया जाता है। फिर 8वें स्थान पर आते हैं हम यानी होमो सेपियंस, जो लगभग आज से 3 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आए और आज भी जीवित हैं। आखिर ऐसा क्या है कि जो हम इस पृथ्वी पर अब तक जीवित हैं? आखिर वो क्या चीज है जिसने हमें लाखों वर्षों से अब तक
जीवित बनाए रखा है। अगर हम कुछ शारीरिक विशेषताओं पर ध्यान दें तो हम होमो सेपियंस के मस्तिष्क का आकार लगभग 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो कि जटिल सोच, भाषा और रचनात्मक कार्य के लिए आवश्यक है। और साथ ही हमारे सीधे 2 पैरों पर चलने की इस क्षमता ने हमारे हाथों को खाली रखा, जिससे हम हाथों का सही उपयोग कर पाए, जैसे कि औजार बनाने में, खाना पकाने में। और अगर सच कहें तो हमारी पूरी दुनिया जो भी हम देखते हैं, ये घर, ये सड़कें, ये बिल्डिंग, ये विमान, ये शहर, ये देश, जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब हमारे इन्हीं हाथों ने बनाया है। और साथ ही हमारा हल्का शरीर, जो कि निएंडरथल्स की तुलना में पतला और लंबा है, इस शारीरिक क्षमता ने हमें लंबी यात्राएं तय करने में बेहद ही मदद करी थी, जिसका प्रभाव यह हुआ कि अंटार्कटिका को छोड़कर मानव प्रजाति लगभग पृथ्वी के सभी महाद्वीपों पर जाकर बस गई। और इसके बाद आती है हमारी सबसे महत्वपूर्ण क्षमता, जो है क्रिटिकल या यूं कहूं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो कि हमें कल्पना करने और सोचने में सहायता करती है, जिससे कि हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। और साथ ही इसी सोच ने हमारी भाषाएं, धर्म, संस्कृति, कला और गणित को समझने में बेहद ही मदद की है। शारीरिक क्षमता की बात करें तो हम होमो सेपियंस इंटरब्रीडिंग में भी पीछे नहीं रहे। जी हाँ, हम होमो सेपियंस ने निएंडरथल्स और डेनिसोवांस प्रजातियों के साथ इंटरब्रीडिंग करी, जिससे हमें प्राप्त हुए वो जीन्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जरूरी थे। और फिर हमारा मेटाबॉलिज्म भी पीछे कहाँ रहता है, जो कि हमें अनेक प्रकार के भोजन जैसे मांस, अनाज और दूध को पचाने की क्षमता देता है, जो कि हमारे शरीर की एनर्जी के लिए बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा हमारी प्रजाति में ऐसी और भी कई खूबियां रही हैं, जिन्होंने हमें आज तक जीवित बनाए रखा है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक मानव ने प्रकृति के नियमों को ही बदल दिया है। जैसे कि प्रकृति का नियम है कि वही जीव ही जीवित रहेगा जो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेगा, परंतु आधुनिक मानव प्रकृति को ही अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर रहा है। इस मनुष्य ने अनाज और अपने आवास के लिए जंगलों को काटा और आर्थिक तरक्की की अंधी दौड़ में अपने घर को ही दूषित करता जा रहा है। किंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक हमें प्रकृति के नियमों को साध कर ही चलना होगा, वरना हम भी हमसे पहले की प्रजातियों की तरह इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें TJS एक्सप्लेन्ड को। और हमारी पृथ्वी आखिर कैसे बनी ये जानने के लिए क्लिक करें इस वीडियो पर। धन्यवाद। Subscribe for more content.